दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं बेटा ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लाइबिलिटीज के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहली बात सर, ये ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है? तो देखो, जो क्रेडिटर होता है उसको इन्होंने टर्मिनोलॉजी दी है ट्रेड पेबल्स की। और इसके अलावा अदर करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है ऐसी लाइबिलिटी, मतलब कि वो पैसा जो एक एंटिटी को पे करना है 12 महीनों के अंतर्गत, 12 महीनों के अंदर, उसे बोला गया है यहाँ पे करंट लाइबिलिटी। क्या बोला गया है? करंट लाइबिलिटी। अब एक एंटिटी के केस में बहुत सारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बहुत सारी करंट लाइबिलिटीज हो सकती है जिनको हम लोगों को चेक करना है। अब खास बात क्या है कि जो हमने ट्रेड रिसीवेबल वाला टॉपिक पढ़ा था ना, उससे काफी मिलता जुलता ये टॉपिक है। जैसे अगर आप देखोगे, ट्रेड रिसीवेबल में भी लिखा हुआ था एक इनवॉइस एक ही बार रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरा, आपने अकाउंट्स पेएबल की, यहाँ पे वहां पे अकाउंट्स रिसीवेबल था, यहाँ पे आपको अकाउंट्स पेएबल की एजिंग रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। मतलब कितना पैसा कितना पुराना ड्यू है ऐसा बनाना पड़ेगा आपको। और उस हिसाब से जो जितना ज्यादा ड्यू है, जितना ज्यादा पुराना ड्यू है, उसको आप उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हो। सर डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर्स कैसे करोगे आप? सबसे पहली बात तो ऑडिटर एम्प्लॉय कर सकता है डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर्स, लेकिन उसको कंसेंट, उसको पहले परमिशन लेना पड़ेगा एंटिटी की। एक बात ध्यान रखना, अगर एंटिटी किसी कुछ लोगों से मना करती है डायरेक्ट कंफर्मेशन लेने से, तो मुझे वैलिड ग्राउंड्स को जानना होगा और मुझे यह देखना होगा कि इसका इंपैक्ट दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर, क्या इसका एनटीई आने वाला है, मतलब क्या इसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट होने वाला है। इसके अलावा जो ट्रेड क्रेडिटर्स है, मैं उनसे कंफर्म कर सकता हूँ बैलेंस एक तो 31 मार्च के ऊपर, या 31 मार्च से एकदम क्लोज जो डेट है ना, क्या कहा मैंने, बोलो? 31 मार्च से एकदम क्लोज जो डेट है ना, वो डेट के ऊपर भी मैं क्या बैलेंस यहाँ पे देख सकता हूँ क्या? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल देख सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, सर इससे नेक्स्ट वाली चीज ध्यान दीजिए। सर अगली वाली चीज हम लोग जो देख रहे हैं वो ये है कि सर जो ट्रेड क्रेडिटर है, ध्यान रखना, जो ट्रेड क्रेडिटर है, ट्रेड क्रेडिटर के अंदर जो अमाउंट होता है, बैलेंस का अमाउंट होता है, ये मैं कौन से दिन का, एक तो मैं ऐसा बोलूंगा कि देखो मेरे बुक्स में 2 लाख रुपए दिख रहा है, तुम्हारे बुक्स में कितना ये बताओ, मैं ऐसा पूछ सकता हूँ। या मैं अमाउंट ही डिस्क्लोज ना करूं, मैं सीधा ये बोलूं कि तुम्हारे बुक्स में कितना है, मुझे उसका जवाब दो, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं। ओके, नेक्स्ट सर, यहां पे बोला गया है कि जो भी आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन है वो आप एंटिटी को मत बताना, वो आप बिल्कुल भी अपने क्लाइंट को मत बताना जब तक वो आपको ट्रायल बैलेंस हैंडओवर नहीं कर देते। इसके अलावा ध्यान रखना, जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है प्रॉपरली एड्रेस होना चाहिए। फिर बोला गया है कि ऑडिटर को यहाँ पे अल्टरनेटिव चीजों को देखना है, जैसे कि ऐसा समझना, अगर सर क्रेडिटर्स जो है ना, समझना, अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल कंफर्मेशन किया, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन के केस में जो सामने वाले का रिप्लाई है बेटा, ये डायरेक्टली किसको रिसीव होना चाहिए? ये डायरेक्टली मेरे को रिसीव होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, चाहे रिप्लाई आए चाहे रिप्लाई ना आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि लेटर अगर अनडिलीवर्ड होता है तो भी ऑडिटर के पास वो बात पहुंचनी चाहिए, क्लाइंट के पास वो बात नहीं जानी चाहिए। सर अगर मान लो मैंने जो इंफॉर्मेशन मांगा और जो क्लाइंट ने इंफॉर्मेशन या एक्सटर्नल पार्टी ने इंफॉर्मेशन दिया, मेरे बुक्स में 5 लाख है, उनके बुक्स में 6 लाख है, दोनों में डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है। इस सिचुएशन के अंदर बोला गया है कि ये जो डिस्क्रिपेंसी है इसको लेके एडिशनल टेस्ट करो और इसको रिकंसाइल करने की कोशिश करो। सर लेकिन अगर रिप्लाई ही नहीं मिला ऑडिटर को, तो उसने चेक करना है कि एंटिटी ने क्या बाद में सब्सिक्वेंट कोई पेमेंट्स किए क्या क्रेडिटर को, जिससे समझ में आ जाएगा जितना अमाउंट ड्यू है उतना ही पेमेंट किया होगा, या क्या और कुछ इनवॉइसेस, मतलब उस जो क्रेडिटर है उसके इनवॉइसेस एंटिटी के फाइल में है क्या, उस इनवॉइसेस को देख के भी ऑडिटर को पता चल जाएगा। इसके अलावा हमने डिटेल एनालिसिस करना चाहिए जितने भी आइडेंटिफाइबल ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड। अब देखो इजी पॉइंट इसके अंदर फिर से आता है कि सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अथराइज होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर होना चाहिए। बाकी अब ट्रेंड एनालिसिस और बाकी सब चीजें करोगे। मैं आपको बता दूं ये एग्जैक्ट पूरा के पूरा सेम है बेटा जो आपने ट्रेड रिसीवेबल के अंदर पढ़ा था, बस वहां पे एंटिटी को पैसा मिल रहा था, यहाँ पे एंटिटी को पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, ओके। फिर अब हम लोग बात करेंगे कंप्लीटनेस के असर्शंस को लेके। सबसे पहले देखो क्या बोला गया है, आपको जो ईयर, जो 31 मार्च है उसके पहले के 5 इनवॉइसेस को चेक करना है और आपको ये देखना है कि जो गुड्स आप रिसीव कर रहे हो क्या उसके अंदर की रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किसके पास है।
मेरे पास है तो मैं कहूंगा आई एम लाइबल टू पे, लेकिन अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ही ट्रांसफर नहीं हुए हैं यानी कि परचेज ही नहीं हुआ है तो क्या मैं लाइबल रहने वाला हूं क्या पेमेंट के लिए? नहीं सर, नहीं रहूंगा। इसके अलावा देखो सर, ऐसे गुड्स जो आपको प्रायर टू द पीरियड मिले हैं, है ना, वो मतलब बेसिकली इनका कहना है कि जितने भी आपका 31 मार्च के पहले आपको गुड्स आ चुके हैं, ओनरशिप आ चुकी है, सब कुछ आ चुके हैं, तो आपने उसको क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। सैंपल बेसिस के ऊपर आप सिलेक्ट कीजिए कुछ अकाउंट्स पेबल के लेजर को और उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक कीजिए। इसके अलावा सर आपने इनवॉइस डेट को मैच करना है। देखो समझो, अगर आपने परचेज किया है और किस दिन माल आपके एंटिटी के अंदर आया है, मतलब आपका इनवर्ड रजिस्टर चेक करो क्या वो बराबर से मैच हो रहा है क्या। ऐसा नहीं होना चाहिए परचेज दिखा रहा है 31 मार्च को, माल आया मई में, बेटा ये बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा। हालांकि कुछ केस के अंदर हो सकता है जब मैंने इंपोर्ट वगैरह कराया वो बात अलग है, बट बाकी नॉर्मल केसेस के अंदर क्या होना चाहिए सर, ज्यादा से ज्यादा जितना टाइट पीरियड है वो कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा सर अगर कोई भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंस वाउचर्स है तो मैंने सारे वाउचर्स को चेक करना चाहिए एक बार से। अगर कोई कस्टमर से एडवांस वगैरह मिला है जिसके मदद से मुझे आगे ऑर्डर प्लेस करना है तो उस एग्रीमेंट को भी मैंने क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। इसके अलावा जीएसटी में जो सीधी सी बात है, मैं अगर परचेस कर रहा हूं तो सामने वाला व्यक्ति मेरे नाम से क्रेडिट बताएगा जो मेरे टू बी में रिफ्लेक्ट होगा, तो इस सिचुएशन के अंदर ऑडिटर उसको भी चेक करेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल चेक करेगा। सिर्फ वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। इनका कहना है कि अगर कोई ओल्ड क्रेडिट बैलेंस है या ऐसा लाइबिलिटी है जिसको आपने हटा देना चाहिए तो एक बार आप उसको देख लीजिए और क्लाइंट से पूछ लिए कि इसको आपने अभी तक राइट ऑफ क्यों नहीं किया। इसके अलावा अगर एजिंग ऑफ पेबल बैलेंसेस को आप चेक करोगे, किसी के साथ ड्यूज है तो कोई प्रोविजन वगैरह क्रिएट करना पड़ रहा है क्या, और बाकी चीजों के रिगार्डिंग बात करो। फिर यहाँ पे बोल के रखा है कि जो लाइबिलिटी बैलेंस है आपको ये चेक करना है कि हो सकता है कि वो नो लॉन्गर अवेलेबल हो। अभी यहाँ पे मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे बोल रही है कि कोई लाइबिलिटी को मुझे पे करना है पर शायद अब पे नहीं करना हो क्योंकि मेरा सेटलमेंट हो गया हो, तो मैं सीईओ या एमडी से पूछूंगा भाई अपना कोई सेटलमेंट वगैरह हुआ है क्या, और अकॉर्डिंगली उसका सही ट्रीटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हुआ है क्या। जितने भी ट्रेड पेबल्स होते हैं इसको क्लोजिंग रेट के ऊपर वैल्यू किया जाता है AS11 के हिसाब से, तो मैंने बराबर से किया या नहीं किया। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, डिस्क्लोजर्स के अंदर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से जितना भी मैंने परचेस या जितना भी अमाउंट ड्यू है उसके ऊपर थोड़ी सी सेपरेट इज्जत दे के रखी है बेटा इन्होंने, है ना। तो एक बार इसको जरूर से डिस्क्लोजर्स वाले पॉइंट्स को एक बार देख लेना, ठीक है। ओके चलो, तो यहाँ पे अपना क्या समाप्त होता है, यहाँ पे अपना ट्रेड पेबल्स एंड अदर क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे अपने होते हैं समाप्त। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेटा लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। होप सो आप सभी लोगों का एकदम क्विक रिवीजन बढ़िया से हो गया हो, पूरे जितने भी पॉइंटर्स है वो आपको ध्यान में रह जाएंगे। 2-4 बार वीडियो को आपको देखना है, एग्जाम में आया तो 5 से 7 पॉइंट आपको लिख के आना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।